हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ गुरुकुल कांगरी रेट एग्जामिनेशन का रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस सिखा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन में आप सभी को सैम्पलिंग टेक्निक सिखाऊंगी बाय यूजिंग एमसीक्यूज, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक के ऊपर हमेशा आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सैम्पलिंग टेक्निक्स के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स सिखाऊंगी, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड उनके काफ़ी सारे सब टाइप्स। एंड दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बिकॉज इसमें आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेवेंट टू सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप गुरुकुल कांगरी रेट एग्जाम को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो। बिकॉज इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको 50% एमसीक्यूज ये सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स हासिल करने की सख्त जरूरत है। एंड दैट्स वाई रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करके यू कैन क्वालिफाई रेट एग्जाम। सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों का भी समावेश है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज। दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिस पीडीएफ की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही पीडीएफ में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% एमसीक्यूज इसी पीडीएफ में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ रेट एग्जाम। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज विच आर रियली वेरी लेस। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करती है कि गारंटीड आप रेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे यूनिट्स मैंने मेंशन किए हैं इन सारे यूनिट्स के ऊपर आपको रेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई ये सारे यूनिट्स हमने कंप्लीट कोर्स में कवर कर रखे हैं। सो इसी के साथ हम सभी लोग आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो इसमें हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। सो एमसीक्यूज में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का समावेश है एंड एज वेल पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय द यूज ऑफ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज आप सभी लोग गारंटीड पेपर 2 को भी क्वालिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे जितने भी सारे सब्जेक्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, सो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। एंड यहाँ पे अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है जिसके ऊपर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए देन उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फीस सिर्फ 999 रुपीज है। एंड इन फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन का वादा करते हैं कि गारंटीड आप पेपर 2 को भी क्वालिफाई करके पीएचडी को एडमिशन ले लेते हो। सो टू ज्वाइन पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे ओनली कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। ओके, so now let us start with this session. Now the question 1 is, dash is a preferred sampling method for the population with finite size. Now इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड ऐसा है जो कि हमारे लिए एक प्रिफर्ड सैम्पलिंग मेथड होता है जब पॉपुलेशन की साइज फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब है कि वी नो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। सो वेदर इट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वेदर इट इज पर्पजिव सैम्पलिंग, वेदर इट इज क्लस्टर सैम्पलिंग और वेदर इट इज एरिया सैम्पलिंग। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स मेंशन किए हैं, सो इसमें सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग एंड एरिया सैम्पलिंग ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के सब टाइप्स है और एग्जाम्पल्स है। एंड पर्पजिव सैम्पलिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है। एंड हियर अगर
पॉपुलेशन की साइज फाइनाइट है, देन इन दैट सिचुएशन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, बिकॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में पूरे पॉपुलेशन को इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इंटरवल हम सभी लोग रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी nth नंबर के सैंपल को रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, एंड इन द सबसिक्वेंट फर्दर इंटरवल्स हम लोग उसी nth नंबर को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, मतलब बेसिकली फर्दर जो इंटरवल्स होते हैं उसमें एवरी nth नंबर के सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है, बट जो फर्स्ट इंटरवल का सैंपल होता है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एंड यहाँ पे हमें पॉपुलेशन की साइज पता होती है, वी नो दैट इट इज फाइनाइट साइज, एंड दैट्स व्हाई हम लोग इंटरवल्स भी बना सकते हैं बिकॉज वी नो द साइज, बट बाकी के सैम्पलिंग टेक्निक्स में ये होता नहीं है, दैट्स व्हाई इन दिस सिचुएशन जो प्रिफरेबल सैम्पलिंग मेथड है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ओके। सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस एज इट, सो सैम्पलिंग टेक्निक बहुत एडवांटेजियस है, सो उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज सेव्स टाइम, हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग बोथ 1 and 2, इंक्रीजेस एक्यूरेसी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स सैम्पलिंग मेथड को हम लोग यूज करते हैं बिकॉज हम टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, एंड दैट्स वाई फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन हम लोग सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं जो टारगेट पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर सके, ओके, एंड इसकी वजह से हमारा टाइम बहुत सेव हो जाता है, एंड एज वेल कॉस्ट बहुत सेव हो जाती है, एंड दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन कैपिटल सेविंग एज वेल। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 3 both 1 and 2, बिकॉज सैम्पलिंग इज एडवांटेजियस बिकॉज ये हमारा टाइम भी सेव करता है, एंड एज वेल ये हमारा कैपिटल सेविंग करने के लिए भी हेल्प करता है, ओके। Which one is called non probability sampling? Now इनमें से कौन सा non probability sampling का एक सब टाइप है, so whether it is quota sampling, whether it is cluster sampling, whether it is systematic sampling or whether it is stratified sampling. So students यहाँ पे cluster sampling, systematic sampling and stratified sampling ये तीनों भी probability sampling के टाइप्स है, ओके। सो द रिमेनिंग ऑप्शन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सब टाइप कोटा सैम्पलिंग, एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो बेसिकली कोटा सैम्पलिंग ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, एंड इसमें क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर काफ़ी सारे सैंपल्स को यूनिकली सिलेक्ट करता है जिसमें वही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टारगेट पॉपुलेशन है, एंड फ्रॉम दिस टारगेट पॉपुलेशन आपने आपके पास टारगेट पॉपुलेशन है, एंड फ्रॉम दिस टारगेट पॉपुलेशन आपने सैंपल्स को सिलेक्ट किया है। सो व्हाट यू डू, आप देखते हो कि इनमें से कौन से सैंपल्स में वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड वही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के सैंपल्स को आप सिलेक्टिवली सिलेक्ट करते हो, एंड ये आपका एक फाइनाइट पॉपुलेशन रेंज बन जाता है, और ये आपका फाइनाइट सैंपल का ग्रुप बन जाता है जो डेफिनेटली आप अपने रिसर्च में ले लेते हो, एंड दिस इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग, ओके। सो इफ यू सी कोटा सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये दोनों भी बहुत ही सिमिलर सैम्पलिंग टेक्निक्स है, बट यही एक डिफरेंस है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है, बट कोटा सैम्पलिंग में रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं किया जाता है, ओके। बिकॉज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में आप पूरे टारगेट पॉपुलेशंस को सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, एंड फ्रॉम दैट सब ग्रुप्स आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो, एंड जो सिलेक्टेड सैंपल्स होते हैं उनका एक आप प्रॉपर ग्रुप बनाते हो, सो दिस इज योर टारगेट ग्रुप, ओके। एंड कोटा सैम्पलिंग में भी आप यही करते हो, कुछ इस तरह का की प्रोसीजर होती है इसमें भी, बट जो सैंपल्स आप सिलेक्ट करते हो वो बेसिकली रैंडमली नहीं किए जाते हैं, वो नॉन रैंडमली किए जाते हैं, ओके। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग। Which of the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS amongst male and female in India in 1976, in 1986, in 1996 and 2006? So इनमें से कौन सा sampling method आप follow करोगे अगर आपको
एड्स का क्या प्रीवैलेंस है उसको स्टडी करना है अमंगस्ट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स इन इंडिया, एंड वो भी 1976 ईयर में, 1986 ईयर में, 1996 ईयर में और 2006 ईयर में एंड 2006 ईयर में. So whether it is quota sampling, whether it is cluster sampling, whether it is systematic sampling or whether it is stratified random sampling. So students, आपको यहाँ पे स्टडी करना है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के बीच में एड्स का प्रीवैलेंस कितना है. बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको ये नहीं पता है कि कौन से फीमेल कैंडिडेट को एड्स था, कौन से मेल कैंडिडेट को नहीं था. सो बेसिकली यहाँ पे आपको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपको पता होता है कि कैंडिडेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स आप उन्हीं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हो, राइट. बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है. सो कोटा सैम्पलिंग तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. सो बचे हुए ऑप्शन से 3 दिस. सो फ्रॉम दीज ऑप्शंस यू विल गो फॉर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, बिकॉज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आपको पॉपुलेशन का साइज पता होता है. यू नो द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विच इज फाइनाइट, बिकॉज यहाँ पे आपको देखना है कि इंडिया में एड्स का प्रीवैलेंस कितना था मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स में, वो भी 1976 ईयर में, 1986 ईयर में, 1996 ईयर में एंड 2006 ईयर में. सो एज यू नो दैट एवरी कंट्री नोज द पॉपुलेशन ऑफ their country ऑफ ईच ईयर, राइट. सो 1976 का पॉपुलेशन तो आपको समझ में आ ही जाएगा, 1986 का समझ में आएगा, 1996 का एंड 2006 का. सो फ्रॉम ऑल ऑफ दीज यू कैन अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली फाइनाइट साइज क्या है पॉपुलेशन का, एंड फ्रॉम द फाइनाइट साइज आप देखोगे कि इनमें से मेल कैंडिडेट्स कौन से हैं एंड इनमें से फीमेल कैंडिडेट्स कौन से हैं, राइट. सो फीमेल कैंडिडेट्स का टारगेट पॉपुलेशन आपका अलग रहेगा एंड मेल कैंडिडेट्स का अलग रहेगा. सो आफ्टर मेकिंग द फीमेल एंड मेल कैंडिडेट्स पॉपुलेशन आप उनको एक इक्वल इंटरवल्स में ग्रुप आउट करोगे, राइट. सो पहला जो इंटरवल होगा उसमें से आप रैंडमली किसी भी सैंपल को सिलेक्ट करोगे, बट बाकी के जितने भी सबसिक्वेंट इंटरवल्स रहेंगे उनमें आप उसी nth नंबर के सैंपल को सिलेक्ट करोगे, एंड ये आपका फाइनल एक ग्रुप बनेगा, ओके, फाइनल सैंपल का, एंड दिस सैंपल यू विल यूज फॉर योर स्टडी. सो ये आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी करोगे एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए भी करोगे. ऑल ऑफ यू गेटिंग. सो इससे क्या होगा, इससे आप काफी सारे कैंडिडेट्स को टारगेट कर सकते हो, ओके. ऐसा नहीं है कि आप एक ही एरिया के कैंडिडेट को टारगेट कर रहे हो, ओके, बिकॉज यहाँ पे आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो एंड दैट टू आप इक्वल इंटरवल के बाद सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो, एंड दैट्स व्हाई यू कैन टारगेट ऑल द काइंड ऑफ मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स, एंड सारे ईयर्स को भी आप टारगेट कर रहे हो. सो आप एग्जैक्टली यहाँ पे स्टडी कर सकते हो कि एग्जैक्टली एड्स का जो प्रीवैलेंस है वो क्या था amongst the male and female candidates in India in of the all the years. Okay, that's why you will go for systematic sampling. Okay, which one of the following is principles is not applicable to sampling? सो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो सैम्पलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है? सो वेदर इट इज सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, same units of sample should be used throughout the study, sample units must be chosen in a systematic and objective manner. So students, sample units से हमेशा clearly defined होने चाहिए, as well same units of sample should be used throughout the study. Yes, आपको same units of sample को ही सारे स्टडी में यूज़ करना है. सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी चोजन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर. दिस इज एज वेल द प्रिंसिपल जो आप सैम्पलिंग के लिए अप्लाई करते हो, बट इनमें से सिर्फ जो सेकेंड ऑप्शन है ये प्रिंसिपल आप सैम्पलिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हो, विच इज़ सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ओके, बिकॉज सैम्पल यूनिट्स ये कभी भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए, दे शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ओके,
Suppose you want to investigate the working efficiency of nationalized bank in India, which one of the following would you follow? So students, यहाँ पे कौन से सैम्पलिंग टेक्निक को आप फॉलो करोगे अगर आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि नेशनलाइज्ड बैंक है इंडिया की, उसका वर्किंग एफिशिएंसी क्या है? So whether it is area sampling, whether it is quota sampling, whether it is sequential sampling or whether it is multi-stage sampling. So the similar situation यहाँ पे हो रही है. देखो यहाँ पे आपको नेशनलाइज्ड बैंक जितनी भी है इंडिया में उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को इन्वेस्टिगेट करना है, राइट? सो काफ़ी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स है इंडिया में, राइट? एंड दैट्स वाई आप सारे बैंक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको तो आप यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हो, एंड एज वेल यू डोंट नो ना किस बैंक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है. सो दैट्स वाई यहाँ पे आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को नहीं करोगे फॉलो. सो कोटा सैम्पलिंग ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. सो बचे हुए ऑप्शन से एरिया, सिक्वेंशियल एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग. सो ये तीनों भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टेक्निक्स है एंड इसमें से आप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को फॉलो करोगे बिकॉज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में मल्टीपल स्टेजेस में सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है एंड यहाँ पे भी आप वही करोगे. देखो इंडिया ये एक कंट्री है एंड कंट्री के सब्सिक्वेंट स्टेट्स होते हैं. देन स्टेट्स में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राइट? डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी सारे विलेजेस होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेजेस आप ईच एंड एवरी स्टेजेस में सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. सबसे पहले आप इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स को सिलेक्ट करते हो, मतलब सब स्टेट्स को बेसिकली सिलेक्ट करते हो एंड वहाँ पे जितने भी सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स है उनको सिलेक्ट करते हो. देन आफ्टर दैट आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, देन डिस्ट्रिक्ट में अगेन आप सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. देन विलेजेस में जाके ईच एंड एवरी विलेजेस के सैंपल्स को यानी कि बैंक्स को आप देखते हो कि विच हैज़ नेशनलाइज्ड बैंक एंड उन्हीं बैंक्स को आप सिलेक्ट करते हो एंड देन अकॉर्डिंगली आप उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को देन देखते हो, स्टडी करते हो. एंड दैट्स व्हाई दिस इज एक्चुअली मल्टी स्टेज सैम्पलिंग बिकॉज ये सैम्पलिंग प्रोसीजर आप मल्टी स्टेजेस में ही कर सकते हो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? नाउ इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड ऐसा है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है? सो वेदर इट इज कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, जजमेंट, कन्वीनियंस. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही सैम्पलिंग मेथड ऐसा है विच इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड विच इज़ कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें आप टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हो एंड देन आफ्टर दैट आप उनके सब ग्रुप्स बनाते हो. देन आफ्टर मेकिंग द सब ग्रुप्स आप उन्हीं सब ग्रुप्स में से रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो. ओके, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज प्रोबेबिलिटी बेस्ड. Which type of sampling method is ideally suited where there is no knowledge about the population? अगर आपको population के बारे में कोई भी knowledge नहीं है then in that situation ideally कौन सी sampling method ज़्यादा suitable रहेगी? So whether it is convenient sampling method, whether it is purposive, कोटा या फिर स्नोबॉल. सो ऐसे सिचुएशन में कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगी बिकॉज इसका नाम कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड है. सो अकॉर्डिंगली ये रिसर्चर के कन्वीनियंस के मुताबिक होती है. मतलब अगर रिसर्चर को कन्वीनियंट लगता है कि मुझे इन्हीं सैंपल्स को सिलेक्ट करना है देन ही विल सिलेक्ट इट एंड उसके लिए रिसर्चर को पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रिसर्चर हूँ एंड मुझे कॉलेज में जाके स्टडी करना है, ओके देन मैं ट्यूसडे को कॉलेज में जाऊंगी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी. सो ट्यूसडे के दिन जितने भी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है मैं उन्हीं को एज अ स्टडी पार्टिसिपेंट मेरे सैम्पल की तरह स्टडी में पार्टिसिपेट कर लूँगी. मैं वहाँ पे ऐसा नहीं सोचूंगी कि अरे यार आज इतने सारे बच्चे अपसेंट है एंड देन व्हाट कैन आई डू देन. ओके, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस जितने भी स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, जितने भी स्टूडेंट्स प्रेजेंट है यूनिवर्सिटी में, मैं उन्हीं को ही मेरे स्टडी में पार्टिसिपेट कर लूँगी. सो उसके लिए मैं कोई भी नॉलेज नहीं रखूँगी अबाउट द पॉपुलेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग मेथड को ही फॉलो करोगे. सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वेदर यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन और नॉट. ओके,
विच इज द क्रूशियल फीचर ऑफ अ गुड सैम्पल. नाउ गुड सैम्पल का क्रूशियल फीचर क्या है? स्मॉल साइज, रिप्रेजेंटेटिवनेस, इजीली अप्रोचेबल, इजी टू स्टडी. सो जो क्रूशियल यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है गुड सैम्पल का, वो यही होता है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द target population, and that's why here your correct answer should be 2, because आपके पास target population है एंड फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन आप सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. सो टारगेट पॉपुलेशन के जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सैम्पल्स में भी होने चाहिए. ओके, एंड दैट्स व्हाई सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, quota sample is dash. Now what is the quota sample? So whether it is non probability sample, whether it is probability sample, whether it is both 1 and 2, none of the above. So इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ कई बार डिस्कस किया है कि कोटा सैंपल ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है. ओके, सिलेक्शन ऑफ सैंपल दैट इज अ रेप्लिका ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज. ओके, सो अगर आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो विच इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ पॉपुलेशन, उसे क्या कहा जाता है? सो वेदर इट इज कोटा सैंपल, वेदर इट इज जजमेंटल, वेदर इट इज एक्सीडेंटल, वेदर इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी, सो इट इज एक्चुअली कोटा सैंपल. बिकॉज जैसे कि मैंने आप सभी को बोला, आपके पास पहले से ही टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड पॉपुलेशन में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पहले से ही पता होते हैं एंड दैट्स वाई आप उन्हीं टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हो. ओके, सो फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन आप काफ़ी सारे ऐसे सब ग्रुप्स बनाते हो एंड फ्रॉम ईच सब ग्रुप आप उन्हीं सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो जिनके पास वही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो आप जानबूझ के वही सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. ओके, एंड वो भी नॉन रैंडमली, एंड दैट्स वाई जितने भी सैम्पल्स आप सिलेक्ट करते हो उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जो पॉपुलेशन में होते हैं. ओके, दैट्स वाई द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल ओवर हियर इज एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ द पॉपुलेशन. रेप्लिका का मतलब होता है कि एक दूसरा एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलर होता है, मतलब आपको लगेगा कि इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है. ओके, दैट्स वाई हियर द करेक्ट आंसर इज 1. एंड बाकी के जितने भी सारे सैम्पल्स है जैसे कि जजमेंटल, एक्सीडेंटल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ओके, दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स. ओके, एंड ये जो सैम्पल्स यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होते पॉपुलेशन के. ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इंक्लूड्स. नाउ इनमें से कौन से सैम्पलिंग टेक्निक्स ऐसे हैं जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में आते हैं? सो वेदर इट इज़ कोटा सैम्पलिंग, वेदर इट इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वेदर इट इज़ जजमेंट और ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे के सारे सैम्पलिंग टेक्निक्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के एग्जाम्पल्स है. कोटा सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है. ओके, कन्वीनियंस सैम्पलिंग मैंने आप सभी को बताया कि इट इज़ डन अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर. जजमेंट सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज पर्पजिव सैम्पलिंग एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को स्टडी में पार्टिसिपेट कर लेता है जिनमें वही पर्पसिवली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रिसर्चर चाहता है. ओके, इंक्रीजिंग द सेम sample size has the following effect upon the sampling error. So अगर आप सैम्पल साइज को इंक्रीज करते हो देन उसकी वजह से सैम्पलिंग एरर पे क्या इफेक्ट होता है? सो वेदर इट इंक्रीजेस द सैम्पलिंग एरर, वेदर इट इज reduces the sampling error, it has no effect on the sampling error, all of the above. सो देखो, सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग एरर इनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है. सो अगर आप सैम्पल साइज को इंक्रीज करोगे, ओके, इफ़ यू इंक्रीज द सैम्पल साइज देन सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाती है. ओके, सैम्पलिंग एरर डिक्रीज हो जाती है एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर इज 2. इट रिड्यूसेस द सैम्पलिंग एरर. एंड सैम्पलिंग एरर आती है जब आप गलत सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हो एंड अगर आप गलत सैम्पल साइज का इस्तेमाल करते हो. ओके, बिकॉज ऑफ दिस 2 थिंग्स सैम्पलिंग एरर आती है एंड दैट्स व्हाई देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग एरर. ओके, अगर आप साइज को इंक्रीज करोगे देन एरर डिक्रीज हो जाएगी.
सैम्पल इज रिगार्डेड एज अ सबसेट ऑफ. नाउ सैम्पल ये किसका सबसेट है? सो वेदर इट इज अ सबसेट ऑफ डेटा, सेट, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉपुलेशन. सो बेसिकली स्टूडेंट सैम्पल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन ऑब्वियसली, बिकॉज आप टारगेट पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. नाउ इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का फॉर्म नहीं है? नॉट. सो यानी कि यहाँ पे आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सब टाइप है या फिर फॉर्म है. सो वेदर इट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, वेदर इट इज क्लस्टर सैम्पलिंग, वेदर इट इज कोटा, वेदर इट इज स्नोबॉल. सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया है, सो अकॉर्डिंग टू दैट नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट इनमें से क्लस्टर सैम्पलिंग इज द फॉर्म ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड बाकी के सभी cluster sampling is the form of probability sampling technique. It is not a form of non probability sampling technique and बाकी के सभी non probability sampling technique के forms है. Okay, that's why here your correct answer is 2. So let me tell you once again कि दो प्रकार के sampling techniques होते हैं, probability and non probability. ओके, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आप रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो. यहाँ पे ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट के इक्वल चांसेस होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करे. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में आप नॉन रैंडमली सैम्पल्स को सिलेक्ट करते हो एंड इसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल चांसेस नहीं होते हैं कि वो स्टडी में पार्टिसिपेट करे. एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के काफ़ी सारे सब टाइप्स है, जैसे कि random sampling, simple random sampling, then systematic sampling, then stratified sampling and cluster sampling. and non probability sampling techniques के काफ़ी सारे सब टाइप्स है, जैसे कि है convenience sampling, convenience, then second is quota sampling, third is judgmental or purposive sampling and fourth one is snowball sampling. Okay, so all of these are the types of non probability sampling techniques. and जैसा कि हमने इसी वीडियो में देखा था मल्टी स्टेज, एरिया सैम्पलिंग, सो ये सभी क्लस्टर सैम्पलिंग के अगेन सब टाइप्स है. ओके, सो इनमें से किसी भी सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वॉट एवर मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है. बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके.